हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने कंपनी रूल से रिलेटेड एक्ट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्राउन रूल से रिलेटेड एक्ट्स को डिस्कस किया और आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसीजर देखने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग का आइडिया किसने दिया था, उसके बाद कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई, उन कमिटीज के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे और फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनकर तैयार हुआ, ये सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। उसके बाद 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में ब्रिटिशर्स के सामने ऑफिशियली ये डिमांड रखी कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए जिसमें कि सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस हों। और इंडियंस की इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर 1940 में, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसके कि सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। अब इसमें यह बात तो कही गई थी कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसके सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन क्या होगा, उसमें कितने मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, कितने मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, कितने मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे, कितने मेंबर्स मुस्लिम लीग से होंगे और जो अलग अलग कम्युनिटीज पाई जाती हैं इंडिया में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसी कोई भी बात इस अगस्त ऑफर में नहीं कही गई थी। इसीलिए 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भेजा। इस मिशन में ये कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसमें कि कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे और कुछ मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे। जो मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे उन्हें वहां के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे और जो मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और प्रोविंसेस हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो सकते हैं और अगर ना चाहें तो अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और अब बारी आती है इस मिशन के प्रपोजल्स पर इंडियंस का रिएक्शन देखने की। तो सबसे पहले नंबर आता है गांधी जी। गांधी जी इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहकर बुलाते हैं। अब वो इसे पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने इस मिशन के प्रपोजल्स में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और साथ ही इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि आप फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हो कि फ्यूचर में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। आप प्रेजेंट की बात करो ना कि प्रेजेंट में क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। फ्यूचर में तो आप हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म होने के बाद आप इस बात से मुकर जाओ। इसीलिए इन्हीं सब बातों की वजह से गांधी जी क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अब नंबर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और दूसरी तरफ आप प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को इतना राइट्स दे रहे हो कि वो चाहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो सकते हैं और ना चाहें तो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आप डायरेक्टली तो इंडिया का पार्टीशन नहीं कर रहे हो, बट आप इनडायरेक्टली प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को इंडिया के टुकड़े करने का अधिकार दे रहे हो। इसीलिए हमें आपका ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। उसके बाद बारी आती है मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग का क्या कहना था? जैसा कि इस मिशन में कहा गया था कि अगर प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस चाहें तो वो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, पर इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि अगर किसी एक कम्युनिटी के लोग चाहें तो वो कुछ प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिलाकर एक अलग से कंट्री बना सकते हैं। और मुस्लिम लीग की तो शुरू से डिमांड ही ये थी कि उन्हें एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग पाकिस्तान चाहिए। और उनकी ये डिमांड यहाँ पर फुलफिल
होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए मुस्लिम लीग भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब इस तरह जब सभी लोग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं तो क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो जाता है और उसे वापस ब्रिटेन जाना पड़ता है। अब 1945 के आते आते वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स को भी टाइम मिल जाता है कि वो इंडिया की पॉलिटिक्स पर ध्यान दे सके। तो वो क्या करते हैं, दिसंबर 1945 में इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होते हैं वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं। उस टाइम पे टोटल 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जिसमें से 8 सीट मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 3 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को। और इस इलेक्शन में जो मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं वो बनते हैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, और यही लोग आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब 1946 के आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बार फिर से ट्राई करती है कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की दिशा में कुछ प्रयास किए जाएं। तो वो इंडिया में 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजती है। इस मिशन में 3 मेंबर्स होते हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना। सबसे पहले हैं पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। अब क्योंकि ये तीनों ही मेंबर्स उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस मिशन को नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन। अब हम डिस्कस करेंगे इस मिशन के प्रपोजल्स को। इस मिशन में सबसे पहला प्रपोजल ये रखा गया, जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी उसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 296 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश प्रोविंस से और 93 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट से। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर्स होंगे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा और जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स होंगे उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। और इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शंस होंगे वो होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हम इसे समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि 1945 में ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें से 8 सीट्स मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 3 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को। और इस इलेक्शन में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो मेंबर्स बनते हैं प्रोविंशियल असेंबली के। और ये जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स बनते हैं यही लोग इलेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को। यानी कि सबसे पहले जनता प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, फिर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के लिए इलेक्शन कराया गया था वो हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन कराया गया था वो था डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, डायरेक्ट वोट कर रही है। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन की बात कही गई थी, इसके लिए दिसंबर 1946 में इलेक्शन कराए जाते हैं। अब इस इलेक्शन का रिजल्ट आता है जिसमें 208 सीट मिलती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को। और जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं ये अपने अपने स्टेट से किसी भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनना चाहते। अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की। तो जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब जैसा कि हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट इस इलेक्शन से दूर ही रहते हैं, वो अपने स्टेट से किसी भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती है, पर उनकी डिमांड अब भी यही रहती है कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया हैं उनको एक करके एक अलग कंट्री बनाई जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान। और उनकी इस डिमांड को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसीलिए मुस्लिम लीग भी इस मीटिंग को बॉयकॉट कर देती है। और इस मीटिंग में टोटल 211 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 208 लोग तो खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और बाकी जो छोटी मोटी पार्टीज हैं उनके लोग थे।
अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग में क्या किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और अब 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इस मीटिंग्स में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू का इंडिया को लेकर विजन था कि हमारा इंडिया कैसा होगा, ये किन किन फिलॉसफी पे काम करेगा, क्या क्या फंडामेंटल्स पे बिलीव करेगा, ये सब बातें इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कही गई थी। फॉर एग्जाम्पल कि सबके लिए इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ये सब लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी बातें इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में कही गई थी। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आगे चलकर हमारी प्रीएम्बल बनता है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस प्रीएम्बल को हम कैसे इजी वे में याद कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान अपनी इस डिमांड पर अड़ा रहा कि उसको एक अलग कंट्री चाहिए, तो उसकी इस डिमांड को 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में स्वीकार कर लिया गया और उसमें ये कहा गया था कि अब से इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री होंगी और इन दोनों का ही काम ये होगा कि अपनी अपनी कंट्री के लिए एक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। अब चूंकि पार्टीशन हो चुका था, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उसकी संख्या भी 389 से घटकर 299 हो चुकी थी। अब चूंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एथनिसिटी के लोग रहते थे, इसीलिए इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इस काम को वो अलग अलग कमिटीज़ में डिवाइड करेंगे। इसके लिए 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई और बाकी कुछ माइनर कमिटीज़ बनाई गई, जिसमें से कुछ मेजर कमिटीज़ थी जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। एग्ज़ाम में कभी कभी ये जो कमेटीज़ हैं इनके हेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि किस कमेटी के हेड कौन थे। तो 8 जो मेजर कमेटीज़ हैं उनके हेड एक बार लक्ष्मीकांत बुक से देख लेना। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इन सारी कमेटीज़ में जो सबसे मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो बाकी कमेटीज़ बनाई गई थी ये क्या करती थी, अपने अपने एरिया में क्या क्या लॉज बनाए जाने चाहिए उनका एक रिकमेंडेशन तैयार करती थी और उन रिकमेंडेशंस को ये देती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये होता था कि इसको जो भी रिकमेंडेशन मिली हैं डिफरेंट कमेटीज से, उनके बेसिस पे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डिफरेंट कमेटीज से मिले रिकमेंडेशंस के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करती है और फेब 1948 में इसका पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है, जिसे लोगों के सामने रखा जाता है ताकि लोग उस पर अपना ओपिनियन दे सकें, अपने सजेशंस दे सकें और उसके आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया जाए। और इसी आधार पर अक्टूबर 1948 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है और नवंबर 1948 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि इस फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग्स होती हैं,
उस मीटिंग्स में टोटल 7,500 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं और एक्चुअल में 2,500 से ज़्यादा ही जो अमेंडमेंट हैं वो एक्चुअल में इन मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं। और इसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, जिस पर कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स सिग्नेचर करते हैं और इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। याद रखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। अब जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन किया था तो ऐसा क्या रीज़न था कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट नहीं करवाया? तो इसका रीज़न थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा कि हमने इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो हमें इसे किसी आम दिन में इनेक्ट ना करवा के कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाले दिन पे ही इसे इनेक्ट करना चाहिए। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू याद दिलाते हैं अपने 1929 के लाहौर सेशन की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी कि अब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसी सेशन के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का दिन घोषित किया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहिए तो हमें इसी डेट से लागू करना चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उसे इंडिया में लागू कर दिया गया था, उसे इंडिया में इनेक्ट कर दिया गया था। और इसीलिए जो 26 जनवरी की डेट है इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहा जाता है, 26 जनवरी 1950 को। अब वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, आपको कोई ना कोई ऐसे लोग तो ज़रूर मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ भी ना यही हुआ। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया और उनके अपने अपने रीज़न थे। कुछ लोगों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो लोगों का कहना था कि जब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं तो ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुए। और वहीं कुछ लोगों का कहना था कि एक सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिए थे, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। यानी कि एक फॉरेन पावर ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाकर दी है, तो ये सोवरेन बॉडी कैसे हो गई। और कुछ लोगों का कहना था कि यार ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, आपने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम। और अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को देखो तो उन्होंने कुछ महीनों में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था। और कुछ लोगों का कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, इसमें ज़्यादातर मेंबर्स कांग्रेस के हैं। कुछ लोगों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो या तो लॉयर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इसमें जो कॉमन पीपल हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, आम जनता को इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। और जैसा कि हम इंडियंस की अभी तक आदत है, हम हर इशू को हिंदू मुस्लिम्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके साथ भी यही हुआ। कई लोगों का कहना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसमें ज़्यादातर लोग ना हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई लोग हैं, इन लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। भले ही लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना ही क्रिटिसाइज करें, पर मेरा ये मानना है कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए इंडिया के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स की जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो कम है। और अगर मैं आज के टाइम से कंपेयर करूं, जबकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध है, साइंस एंड टेक में हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कमेटी बनती है, कोई स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ट्रिब्यूनल बनता है, तो उसके
फाइनल डिसीजन आने में 10-10 साल तक का टाइम लग जाता है, फिर भी हमें कोई एक अच्छा फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है। और उस टाइम पे जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, इंडिया एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद उन लॉज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू करके देखा, और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। तो ये कहीं से भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अपनी इस जॉब को बखूबी निभाया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगी जो कि इतिहास के साथ साथ भुला दिए गए हैं, पर उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहला नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। अब चूंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लिखा गया है, जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन है, हैंड रिटन है, उसे किसी भी प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट नहीं किया गया है। तो इसे जो इंग्लिश में लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा ही लिखा गया था। और इसे हिंदी में लिखने का काम किया था वसंत किशन वैद्य ने। मैंने नेट पे इनकी बहुत फ़ोटो ढूंढने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इनकी कोई फ़ोटो नहीं मिली। बस नाम मिला कि वसंत किशन वैद्य जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हिंदी लैंग्वेज में लिखा था। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस पर हर पेज पे ऐसी बहुत सी कलाकारी देखने को मिलेंगी। तो ये जो इसको डेकोरेट करने का काम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने का काम किया था शांति निकेतन जी ने। इंग्लिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वसंत किशन वैद्य जी ने। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेकोरेशन किया गया था वो किया गया था शांति निकेतन जी के द्वारा। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इस पूरी प्रोसीजर को और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में पंडित नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में इसकी ऑफिशियल डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी। उसके बाद इंडियंस की इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद इंडिया में आया था क्रिप्स मिशन, जिसमें यह बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन क्या होगा, इसमें कितने मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, कितने मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, ये सब बातें इसमें कही गई थी। बट कुछ कारणों की वजह से ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। और फिर आता है इंडिया में कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 296 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट से। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कैसी बॉडी थी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। प्रिंसली स्टेट से लोगों को नॉमिनेट किया गया था और ब्रिटिश प्रोविंसेस से लोगों को इलेक्ट किया गया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था, बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सारी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उसमें क्या किया गया था, जो सीट्स अलोकेट की गई थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सीट्स अलोकेट की गई थी। जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा थे उसमें मुस्लिम्स को ज़्यादा सीट्स मिली थी, जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा थे उन्हें हिंदुओं को ज़्यादा सीट्स मिली थी, और जिस एरिया में सिख ज़्यादा थे उसमें सिख को ज़्यादा सीट्स मिली थी। इसके अलावा जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उसके बाद सेकेंड मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें इलेक्शंस के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है और इसके साथ ही BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है। उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गांधी और जिन्ना में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था।
इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आगे चलकर हमारी प्रीएम्बल बनता है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है और 1946 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक सोवरेन बॉडी बन जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की संख्या 389 से घटकर 299 हो जाती है और इंडिया 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में इनेक्ट कर देता है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है यही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट होती है। अब चूंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद इंडिया के लोगों के लिए कानून बनाने का काम भी इंडियंस का ही था, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो इसका इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन कैसे किया जाएगा, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही फर्स्ट पार्लियामेंट बनाया जाता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातों के लिए मीटिंग करती थी तब उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हेड किया जाता था और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीटिंग किया करती थी उसको जीवी मावलंकर जी के द्वारा हेड किया जाता था। और इसके साथ ही जो इंडियन जो पार्लियामेंट थी उसके फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनकर तैयार हुआ, उसकी क्या प्रोसीजर थी, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।